हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सबका एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। आज की हमारी पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट वाला जो चैप्टर चल रहा था, आज उसका सेकंड क्लास है हमारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से इनसे हर बार आपको है ना, हर शिफ्ट के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आज हम लोग पॉल्यूशन के क्लास को शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट में हमने है ना मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में देख लिया था अच्छे से। आज की क्लास में हम पॉल्यूशन के चैप्टर को शुरू करेंगे। काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन दिए हुए हैं आपके सिलेबस में, लेकिन जो मेजरली मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं, उनके ऊपर मैं आपकी है ना क्लास लूँगी और उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो हर एक चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान से नोट डाउन कर लेना है नोट्स के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉल्यूशन होता क्या है। पॉल्यूशन इज एन एडिशन और एक्सेसिव एडिशन ऑफ सर्टन अनवांटेड मटेरियल। कोई भी ऐसा मटेरियल है जो अनवांटेड है, अनवांटेड यानी कि जिसकी हमको अब ज़रूरत नहीं है, जो अननेसेसरी है। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा मटेरियल जो अब अनवांटेड हो चुका है, हमारे लिए अननेसेसरी बन चुका है, जिसकी अब ज़रूरत हमको नहीं है, वो चीज़ क्या कहलाती है? पॉल्यूशन कहलाती है, प्रदूषक कहलाती है। कि ऐसा सब्सटेंस, ऐसी चीज़ जिसकी अब हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? आपका प्रदूषण कहलाएगा, पॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अब पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? ऐसे आपके सब्सटेंसेस हो सकते हैं जो कि पॉल्यूशन फैलाते हैं, जो कि पॉल्यूशन करने में मदद करते हैं, वो आपके पॉल्यूटेंट्स होते हैं। इस क्लास में हम एयर पॉल्यूटेंट्स है ना, काफ़ी सारे एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है ना, पीएम हो गया आपका, पार्टिकुलेट मैटर हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऐसे काफ़ी सारे पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि आपके पॉल्यूशन फैलाते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे हार्मफुल गैसेज हो सकती है, हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं, या फिर हार्मफुल कॉम्पोनेंट हो सकते हैं जो कि एनवायरनमेंट में जाते हैं, यानी कि आपके पर्यावरण में जाते हैं, वहाँ पे गैसेस के साथ में मिलते हैं और पॉल्यूशन फैलाते हैं, यानी कि आपका प्रदूषक जो है उसको करते हैं, है ना, प्रदूषण को करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आपके पॉल्यूटेंट्स। अभी हम आगे जाके काफ़ी सारे पॉल्यूटेंट्स को पढ़ेंगे भी सही। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पॉल्यूटेंट्स जो है वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं, या फिर किन किन आधार पे हमने पॉल्यूटेंट्स को डिवाइड कर रखा है, विभाजित कर रखा है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस के आधार पे, सब कुछ आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दिया हुआ है। तो सबसे पहला है आपका अस्तित्व के आधार पे। अस्तित्व के आधार पे आपके पास में दो प्रदूषक है, प्राथमिक और एक है आपके द्वितीय, यानी कि एक है आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट, एक है आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो प्रदूषक होते हैं जो जिस तरीके से निकलते हैं, जिस फॉर्म में वो निकल रहे हैं, वो एनवायरनमेंट में जाके भी वो वैसे ही रहते हैं, वो किसी दूसरे पॉल्यूटेंट के साथ में मिलते नहीं हैं। ठीक है, जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे पर्यावरण में भी। लेकिन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो जिस तरीके से निकलते हैं वो एनवायरनमेंट में जाके वैसे नहीं रहते हैं, वो किसी दूसरे के साथ में मिलके और कुछ नया ही मटेरियल फॉर्म करते हैं, कुछ नई है ना, कुछ नया ही केमिकल फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। हिंदी में क्या लिखा हुआ है बता देती हूँ एक बार। एक होते हैं आपके प्राथमिक प्रदूषक, ये उसी रूप में बने रहते हैं जिस रूप में ये पर्यावरण में जाते हैं। ठीक है, और द्वितीय प्रदूषक क्या होते हैं? ये है ना आपके जो प्राथमिक पॉल्यूशक है, ठीक है, जो आपके है ना प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है, दो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स को मिला के आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बन सकता है। या फिर कोई भी ऐसा पॉल्यूटेंट वो जिस फॉर्म में निकल रहा है वो एनवायरनमेंट में जाके किसी और पॉल्यूटेंट के साथ में मिल जाता है। ठीक है, और एक नई ही फॉर्म को क्रिएट कर लेता है, यानी कि कुछ नया ही बन जाता है। सपोज कुछ फैक्ट्री से कुछ आपका पॉल्यूशन निकला, वो निकल के कुछ अलग था। ठीक है, जब वो निकला तब वो किसी अलग फॉर्म में था, लेकिन एनवायरनमेंट में गया, एनवायरनमेंट में अलग अलग गैसेस के साथ में वो मिक्स हो गया और उनके साथ में मिक्स होने के बाद में वो कुछ अलग ही पॉल्यूटेंट बन गया। ठीक है, तो ये होते हैं आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो जैसा रहता है, जैसा निकलता है पॉल्यूटेंट, वो पर्यावरण में भी वैसा ही रहता है। लेकिन सेकेंडरी जो जैसा निकलता है वो वैसा नहीं रहता है, बल्कि वो किसी और गैसेस के साथ में मिलकर कुछ नया ही पॉल्यूटेंट फॉर्म कर लेता है, वो होते हैं आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, अब इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपका प्लास्टिक जो है वो आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। ठीक है, प्राथमिक पॉल्यूशक है, प्राथमिक प्रदूषक है। कैसे? आप प्लास्टिक की बोतल को फेंकोगे तो वो जैसी रहेगी वो वैसी ही रहती है। आप चाहे उसको पानी में डाल लो, चाहे आप उसको मिट्टी में डाल लो, वो किसी के साथ में मिक्स नहीं होती है। वो जिस मात्रा में निकलती है, जिस फॉर्म में निकलती है, वो वैसी की वैसी ही रहती है। तो प्लास्टिक जो है वो आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। जैसा प्रदूषक निकल रहा है, मतलब पहली बात तो ये पॉल्यूटेंट है प्लास्टिक। ठीक है, ये तो हमको पता ही है, लेकिन प्लास्टिक जो है वो आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। जिस फॉर्म में निकल रहा है वो उसी फॉर्म में एनवायरनमेंट में जाके भी वो वैसा ही रहता है। ठीक है, अब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो गया आपका स्मॉग आपने नाम सुना होगा, SMOG। ठीक है, स्मॉग क्या है? दो प्राइमरी पॉल्यूटेंट से मिलके बना है आपका स्मॉग। एक होता है आपका फॉग, ठीक है, एक होता है आपका फॉग
और एक होता है आपका स्मोक, फॉग यानी कि कोहरा, और एक होता है आपका स्मोक, स्मोक होता है SMOKE, स्मोक, स्मोक यानी कि धुआं, ठीक है। अब फॉग और स्मोक इन दोनों के है ना मिलने से बनता है आपका क्या, स्मॉग बनता है। तो स्मॉग जो है वो दो प्राइमरी पोल्यूटेंट से मिलके बना है, एक है आपका फॉग, एक है आपका स्मोक, ठीक है। इन दोनों को मिला के बना है आपका स्मॉग। तो स्मॉग क्या है, दो अलग अलग पोल्यूटेंट्स को मिला के कुछ नई चीज बनी है, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट, आपका द्वितीय प्रदूषक हो गया। जो दो नए पोल्यूटेंट्स को मिला के कुछ नई चीज फॉर्म करता है वो होता है आपका द्वितीय प्रदूषक, जैसे कि आपका स्मॉग हो गया, ठीक है। अलग अब आपके और पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं, एक आता है बायोडिग्रेडेबल, एक होते हैं आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, द वेस्ट दैट कुड बी डिग्रेड बाय द माइक्रोबियल एक्शंस, यानी कि ऐसे वेस्ट मटेरियल जिनको आपके बैक्टीरियाज जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डिग्रेड कर सके। डिग्रेड यानी कि उनको छोटे छोटे है ना टुकड़ों के अंदर उसको ब्रोक डाउन कर सके, ठीक है, वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। एक होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, ऐसे पोल्यूटेंट्स जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आपके जो बैक्टीरियाज हैं उनसे वो उनको है ना छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते हैं, वो होते हैं आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। बायोडिग्रेडेबल में कौन सा आएगा आपका, सीवेज हो गया, आपके घर से कुछ भी वेस्ट निकल रहा है, आपके सीवेज से कुछ भी है ना खाने पीने का कुछ भी सामान निकल रहा है, वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, उनको जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो भी बैक्टीरियाज है, वो उनको छोटे छोटे हिस्सों में ब्रोकन डाउन कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में उनको तोड़ सकते हैं, ठीक है, वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। लेकिन प्लास्टिक की जो बॉटल है, ग्लास की जो बॉटल है, उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तोड़ सकते हैं क्या, बैक्टीरियाज क्या प्लास्टिक की बॉटल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते। क्या जो ग्लास है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में वो ब्रोकन डाउन कर सकते हैं, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर बैक्टीरियाज नहीं कर सकते। तो जो बायोडिग्रेड नहीं होते हैं वो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, और जिनको बायोडिग्रेड कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरियाज वो होते हैं आपके बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में भी दिया हुआ है बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक और गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक, ठीक है। और अलग तरीके के आपके प्रदूषक होते हैं नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल जो कि प्राकृतिक होते हैं, ठीक है, जो कि नेचर के थ्रू ही निकलते हैं। अब आपके जो है ना वॉल्केनो होता है, जब आपका वॉल्केनो फूटता है, ज्वालामुखी जब आता है तो उससे भी काफ़ी सारी गैसेस निकलती है, लेकिन वो आपका जो वॉल्केनो जो है ना बर्स्ट आउट हो रहा है वो आपका क्या है, नेचुरल प्रोसेस है, वो प्राकृतिक हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ से भी काफ़ी सारी गैसेस निकलती है। तो कुछ ऐसी गैसेस जो कि नेचुरली निकलती है, प्राकृतिक निकलती है, तो वो आपका नेचुरल पोल्यूटेंट्स हो गए, ठीक है। कुछ होते हैं आपके एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक यानी कि मेन मेड, यानी कि मानव जनित। कुछ ऐसे है ना प्रदूषक होते हैं, कुछ ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि मानव की क्रियाएं करने के बाद में निकलते हैं। जैसे कि हम गाड़ियां चलाते हैं तो उसमें पेट्रोल से जो भी आपका पोल्यूशन होता है, इंडस्ट्री से जो भी आपकी है ना धुआं वगैरह निकलता है, जो भी आपकी हार्मफुल केमिकल गैसेज निकलती है, वो मानव की क्रियाएं करने के बाद में निकलती है, वो प्राकृतिक नहीं है, ठीक है। तो ये या तो प्राकृतिक भी हो सकते हैं या फिर आपके मानव जनित भी हो सकते हैं। प्राकृतिक जो प्रकृति के आधार पर निकल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने वॉल्केनो का एग्जाम्पल दिया, और मानव जनित जो मानव की क्रियाओं से निकल रहे हैं, ठीक है। और अलग और आपके पोल्यूटेंट्स होते हैं अलग टाइप के, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव यानी कि मात्रात्मक प्रदूषक और गुणात्मक प्रदूषक, ठीक है। अब ये मात्रात्मक और गुणात्मक क्या है, क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट वो पोल्यूटेंट होते हैं जो अगर क्वांटिटी में एक्सेस हो जाते हैं, जिनकी मात्रा अगर बढ़ जाती है तब वो नुकसानदायक होते हैं, ठीक है। अगर वो आपके पर्यावरण में है तो वो आपको नुकसान नहीं देंगे, लेकिन अगर उनकी मात्रा बढ़ गई, उनकी मात्रा में अगर वृद्धि हो गई, ठीक है, उनके अगर क्वांटिटी में एक्सेस हो गया तब वो आपको नुकसान करेगी। जैसे कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, CO2 है। CO2 जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है, CO2 एनवायरनमेंट में होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनवायरनमेंट में होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर ये क्यों कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है, अब हमको उसको रिड्यूस करना है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जितनी हमको चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतनी अगर एनवायरनमेंट में है तब ठीक है, लेकिन अगर उसकी मात्रा इंक्रीज हो गई, ठीक है, जितनी हमको चाहिए उससे उसकी मात्रा में वृद्धि हो गई, तब वो हमारे लिए नुकसानदायक है। क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर एनवायरनमेंट में नहीं होगी तो हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए हमारे पर्यावरण में, लेकिन कुछ मात्रा के अंदर ही होनी चाहिए। अगर उसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है, उसकी जो क्वांटिटी है उसमें अगर एक्सेस हो जाता है, तब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे लिए नुकसानदायक बन जाती है। तो इसलिए आजकल हम ये इसलिए बोलते हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड को हमको रिड्यूस करना है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है ना, हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी मात्रा में वृद्धि हो रही है। हम इंडस्ट्रीज चलाते हैं, वहाँ से जो भी पोल्यूशन निकलता है, जो भी हार्मफुल गैसेस निकलती है, वहाँ से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ठीक है।
तो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो रही है। हम है ना जो हमारे व्हीकल्स चलाते हैं, उन व्हीकल से जो हम पेट्रोल वगैरह है ना जो का यूज़ करते हैं, तो वो फ्यूल जो जलता है उससे भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो अब इंक्रीज़ हो रही है, उसमें वृद्धि हो रही है, और वृद्धि होने की वजह से अब हमको क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना है। तो आपके मात्रात्मक प्रदूषक कौन से होते हैं, क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो अगर पर्यावरण में है तो ठीक है, लेकिन अगर उनकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है तब वो हमको नुकसान देते हैं। जैसे कि मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, पर्यावरण में है, होना भी चाहिए। अगर ये पर्यावरण में नहीं होगा तो हमारे लिए है ना इस अर्थ पे रहना बिना कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो पर्यावरण में होना ज़रूरी है, लेकिन इसकी मात्रा में अगर वृद्धि हो जाएगी तो फिर क्या होगा, तो फिर हमको नुकसान देगा। जैसे अभी इसकी मात्रा में वृद्धि हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो अभी हमको नुकसान दे रही है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट, जिनकी क्वांटिटी बढ़ती है, जिनकी मात्रा अगर बढ़ती है तब ये हमारे लिए हानिकारक होते हैं, वरना नहीं होते, ठीक है। अगला होता है क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट। क्वालिटेटिव क्या होता है, गुणात्मक प्रदूषक, जो अपने गुण से ही खराब है, अपनी क्वालिटी से ही खराब है, चाहे वो थोड़ी सी मात्रा में हो चाहे वो ज़्यादा मात्रा में हो, वो खराब ही होगी, ठीक है। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि है ना आप शुगर खाना बंद कर दो, ठीक है, आप चीनी खाना बंद कर दो, आप सॉल्ट खाना बंद कर दो, तो आपकी बॉडी में शुगर की और सॉल्ट की भी कमी हो जाएगी, ठीक है। अगर आप कभी भी आपने ज़िंदगी में कभी चीनी नहीं खाई है, शुगर नहीं खाई है, कभी भी आपने नमक नहीं खाया है, तो आपकी बॉडी में उस चीज़ की कमी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि आपको शुगर और सॉल्ट खाना पड़ेगा, लेकिन अगर उसकी मात्रा में वृद्धि हो जाएगी तब फिर आपकी डायबिटीज़ होगी, तब फिर आपको बीमारी होगी, ठीक है। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया आपका क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट का। लेकिन क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट, कोई चीज़ अगर अपनी है ना गुण से ही खराब है, उसकी क्वालिटी ही खराब है, चाहे वो आप थोड़ी मात्रा में लो चाहे आप ज़्यादा मात्रा में लो, वो अपने गुण से ही खराब है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ड्रग्स जो है आप 1 चम्मच ड्रग्स का ले लो, तो ड्रग्स का चाहे आप 1 बूंद लो या फिर आप 1 चम्मच लो, वो वैसे ही खराब ही है, ठीक है। वो अपनी गुण में ही खराब है, अपनी क्वालिटी में ही खराब है। तो कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो अपनी क्वालिटी से ही खराब होते हैं, ठीक है, चाहे वो थोड़ी मात्रा में हो चाहे फिर वो ज़्यादा मात्रा में हो। जैसे कि आपका DDT हो गया, ठीक है, ये अपनी है ना गुण में ही खराब है, अपनी क्वालिटी में ही खराब है। तो ये होते हैं आपके क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट। लेकिन क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट जो गुण से खराब नहीं होते हैं, जिनकी अगर मात्रा में वृद्धि होती है, क्वालिटी में अगर क्वांटिटी में अगर इंक्रीज होता है, इंक्रीमेंट होता है, तब ये जाके हमारे लिए हार्मफुल बनते हैं। तो आपके क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं। मात्रात्मक, जिनकी मात्रा में वृद्धि होती है तब ये नुकसान देते हैं। गुणात्मक, जो अपने गुण से ही खराब होते हैं, अपनी क्वालिटी से ही खराब होते हैं, चाहे वो थोड़ी मात्रा में हो चाहे फिर वो ज़्यादा मात्रा में हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स की, और फिर हम आगे देखेंगे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की। अब ये जितने भी टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स है वो मैंने आपको समझा दिए। कुछ होते हैं प्राइमरी, कुछ होते हैं सेकेंडरी, कुछ होते हैं आपके एंथ्रोपोजेनिक यानी कि मैन मेड, ठीक है, मानव जनित, कुछ होते हैं आपके प्राकृतिक नेचुरल, कुछ होते हैं बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, और एक होते हैं आपके क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ठीक है, मात्रात्मक और गुणात्मक। अब हमको मेजरली फोकस किस पे करना है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स पे, ठीक है, और आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स पे। अब प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और उनके क्या फंक्शन है, वो क्या बीमारियां करते हैं, वो कहाँ से निकलते हैं, उनका सोर्स क्या है, ह्यूमन पे उनका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इन सबको भी आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। सबसे पहला आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट है पार्टिकुलेट मैटर, पीएम। पीएम की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है एग्जाम में, काफ़ी बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि पीएम की फुल फॉर्म क्या है। तो पीएम की फुल फॉर्म होती है पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। अब पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, ये टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, टाइनी यानी कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये, ठीक है। आपके अगर आसपास घूमेंगे तो आपको दिखेंगे भी नहीं कि भाई पार्टिकुलेट मैटर जो है वो आपके आसपास में है भी क्या, ठीक है। बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। आपका अगर एक बाल का आप स्ट्रैंड लोगे ना, हमारा हेयर का जो एक स्ट्रैंड होता है, सिंगल स्ट्रैंड, उसमें पता नहीं कितने सारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो हैं, यानी कि जो आपका पार्टिकुलेट मैटर जो है वो उसमें आ सकते हैं। यानी कि एक बाल जितना पतला होता है उससे भी बहुत छोटी है ना इनकी साइज होती है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। एनी टाइप ऑफ बर्निंग और एनी जनरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, एनी डस्ट जनरेटिंग एक्टिविटीज़ से ये निकलते हैं। जो भी हमारे बर्निंग पार्टिकल्स होते हैं, बर्निंग चीज़ें जो होती है जिनको हम जलाते हैं, वहाँ से हमारे है ना जो आपके पीएम है, पार्टिकुलेट मैटर जो है वो वहाँ से निकलते हैं, ठीक है। ये इनका सोर्स हो गया कि कोई भी ऐसी बर्निंग चीज़ है जिसको हम जला रहे हैं तो वहाँ से आपके पार्टिकुलेट मैटर जो है वो निकलते हैं। पार्टिकुलेट मैटर की 2 मेजर साइज होती है, एक होता है PM10, एक होता है PM2.5, ठीक है। तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया था कि PM10 और PM2.5 जो है वो क्या दिखाता है, पार्टिकुलेट मैटर का कलर दिखाता है, उसकी साइज दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है। तो ये पार्टिकुलेट मैटर की साइज को शो करता है PM10 और PM2.5,
ठीक है। अब सम पार्टिकल जैसे कि डस्ट हो गया आपका, ठीक है, डर्ट हो गया, एरोसॉल्स हो गया, सूट को हम बोलते हैं ब्लैक कार्बन, ठीक है, ऐश हो गया, स्मोक हो गया, ये सब कुछ आपके प्राइमरी आपके है ना पर्टिकुलेट मैटर के अंदर ही आते हैं, ठीक है। अब पर्टिकुलेट मैटर का कॉज क्या है, यानी कि ये है ना ह्यूमन की लाइफ पे क्या इफेक्ट डालते हैं, क्या प्रभाव डालते हैं। तो लंग्स डिजीजेस होती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस होती है आपकी पर्टिकुलेट मैटर से, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले तो पर्टिकुलेट मैटर जो जिस भी आप पोल्यूटेंट के बारे में पढ़ोगे वो क्या होता है, उसका आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखना है, ठीक है। दूसरी चीज़ वो उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से एमिट हो रहा है, यानी कि वो कहाँ से निकल रहा है। तो पर्टिकुलेट मैटर का मैंने आपको बता दिया, कोई भी बर्निंग वाली चीज़ है जिसको हम जलाते हैं, ठीक है, वहाँ से पर्टिकुलेट मैटर निकलता है। और तीसरा आपको देखना है कि इससे ह्यूमन के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ता है, ह्यूमन की बॉडी पे, ह्यूमन की लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो लंग्स से जुड़ी हुई जो भी आपकी डिजीजेस होती है वो हो सकती है पर्टिकुलेट मैटर से, कार्डियोवास्कुलर जो भी आपकी डिजीजेस होती है वो हो सकती है आपके पर्टिकुलेट मैटर से। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है हर एक पोल्यूटेंट में, उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, उसका सोर्स और उसका ह्यूमन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है वो, ठीक है। दूसरा है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जो ये नाम है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, पर्टिकुलेट मैटर, ये सब आपको इंग्लिश में ही याद करने हैं। अब ये मत बोलना कि मैम इसको हिंदी में लेकर आओ। कार्बन डाइऑक्साइड को इंग्लिश में भी कार्बन डाइऑक्साइड और हिंदी में भी कार्बन डाइऑक्साइड ही बोलते हैं। ऑक्सीजन को भी हिंदी में ऑक्सीजन ही बोलते हैं, उसको हिंदी में और कुछ अलग नाम से क्या बोलोगे, ठीक है। तो ये नाम जिस तरीके से हैं आपको वैसे याद करने पड़ेंगे। जो भी मटीरियल है वो मैं यहाँ पे हिंदी में भी लेकर आई हूँ, तो आप उसको भी पढ़ सकते हो, लेकिन जो मैं समझा रही हूँ वो मैं हिंदी में ही समझा रही हूँ, ठीक है। कि पर्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं, तो जलाने वाली चीज़ों से निकलते हैं, इनकी क्या साइज़ है, लंग्स की डिजीजेस होती है, ये सब कुछ मैंने हिंदी में ही समझाया है, ठीक है। दूसरा आपका प्राइमरी पोल्यूटेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड पे अभी आपका है ना रिसेंटली दिसंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। ये कलरलेस और ओडरलेस और टेस्टलेस होती है। कलरलेस, इसका कुछ कलर नहीं होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है। ओडरलेस यानी कि इसको आप स्मेल भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, इसकी कोई सुगंध भी नहीं होती है। और टेस्टलेस, इसका कुछ टेस्ट भी नहीं होता है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको 4 गैसेस के नाम दे दिए गए थे और आपसे पूछा गया था कि इनमें से कलरलेस, टेस्टलेस और ओडरलेस गैस कौन सी है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड उसका आंसर था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपकी टेस्टलेस होती है, टेस्ट भी नहीं होता है, कलर भी नहीं होता है और सुगंध भी नहीं होती है, ओडरलेस होती है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज एस्पेक्सेंट एंड साइलेंट किलर, इसको हम साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं अभी बताती हूँ मैं आपको। इट बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अगेन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड से 2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए इतनी सी 4 लाइन से, ठीक है। एक तो आपका ये क्वेश्चन बन के आया था कि कलरलेस, ओडरलेस और टेस्टलेस कौन सी गैस थी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड थी, ठीक है। एक और क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कार्बोक्सी है ना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सी गैस से जुड़ा हुआ है, तो वो भी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ा हुआ है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन किस तरीके से फॉर्म करती है, ठीक है, अभी वो समझाती हूँ मैं आपको। इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के साथ में जाके मिक्स हो जाती है, इसलिए, ठीक है। अब इसका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है और ऑक्सीजन होता है, ठीक है। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या करती है, जैसे ही हम कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करते हैं तो ये क्या करती है, ऑक्सीजन को तो हटा देती है और खुद जाके हीमोग्लोबिन के साथ में मिक्स हो जाती है, ठीक है। ब्लड में हीमोग्लोबिन भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल किया, अपने अंदर हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को लिया, तो इसने क्या किया, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन को तो हटा दिया और खुद जाके हीमोग्लोबिन के साथ में मिक्स हो गई, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड क्या मिलके बनाते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो यहाँ से ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का कॉन्सेप्ट आया है कि हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन होता है उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, ऑक्सीजन को हटा देती है और हीमोग्लोबिन के साथ में जाके मिक्स हो जाती है, और इसको कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो आपसे अगर पूछे जाए कि ये कॉन्सेप्ट कौन सी गैस से जुड़ा हुआ है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये साइलेंट किलर क्यों होती है, क्योंकि अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर लेते हैं तो ये हमारा दम जो है, हमारा दम घुटने लग जाता है, ठीक है। इसलिए हम इसको साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये थी आपके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के बारे में। दूसरा आता है आपका सल्फर ऑक्साइड गैस के बारे में। ये क्या है, इट कैन रिएक्ट एंड फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड,
विच कॉजेज एसिड रेन। जो आपकी एसिड रेन होती है, आपने एसिड रेन का कॉन्सेप्ट तो सुना ही होगा, ठीक है। तो एसिड रेन किस तरीके से होती है, आपके सल्फर ऑक्साइड जो है वो जब सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्ट हो जाता है, जब सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आपकी एसिड रेन को कॉज करता है, आपकी एसिड रेन का कारण बनता है, ठीक है। अब इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। जो भी हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, ईंधन वाली चीज़ों को जब भी हम जलाते हैं तो उससे आपका सल्फर ऑक्साइड जो है वो निकलता है, ठीक है। कॉजेज़ क्या है, ह्यूमन के ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स यानी कि सांस लेने में हमको दिक्कत होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, लंग्स डिजीजेस होती है, लंग्स से जुड़ी हुई जो भी बीमारियां हैं वो होती है, कफिंग होता है, अस्थमा होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है हमको किससे, सल्फर ऑक्साइड से, ठीक है। नेक्स्ट आपकी है ना पल्यूटेंट है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करता है, इट फॉर्म निट्रिक एसिड एंड कॉज एसिड रेन। आपका एसिड रेन जो है वो भी आपका सेकेंडरी पल्यूटेंट है, ठीक है। कैसे पता चला, अब ये भी क्या कर रहा है, दो अलग अलग गैसेस को मिक्स करके और फिर बन रहा है एसिड रेन। एक तो मैंने बताया सल्फर ऑक्साइड क्या करता है, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है और फिर सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के बाद में वो एसिड रेन को कॉज करता है, यानी कि फिर उस सल्फ्यूरिक एसिड से एसिड रेन होती है, ठीक है। तो एक तो एसिड रेन बनी किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से। दूसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड में भी नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो आपका निट्रिक एसिड को फॉर्म करता है, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो आपका निट्रिक एसिड के अंदर फॉर्म हो जाता है और फिर ये भी रिएक्ट करके आपका एसिड रेन बनाता है, यानी कि एसिड रेन जो है वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड प्लस निट्रिक एसिड दोनों को मिला के फिर आपकी एसिड रेन बनती है, यानी कि एसिड रेन क्या है, ये आपका सेकेंडरी पल्यूटेंट हो गया। सेकेंडरी पल्यूटेंट क्या होते हैं, दो प्राइमरी पल्यूटेंट्स को या फिर दो अलग अलग पल्यूटेंट्स को जोड़ने के बाद में कुछ नई चीज़ बनती है, उसको सेकेंडरी पल्यूटेंट बोलते हैं। यहाँ पे बन रहा है आपका दो प्राइमरी पल्यूटेंट्स यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड प्लस निट्रिक एसिड, इन दोनों को मिला के आपकी एसिड रेन बन रही है, तो एसिड रेन आपका सेकेंडरी पल्यूटेंट हो गया, ठीक है। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करता है, निट्रिक एसिड के अंदर फॉर्म होता है और ये भी एसिड रेन को कॉज करता है, यानी कि ये भी एसिड रेन का कारण बनता है, ठीक है। और इट इज़ ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राउंड लेवल ओजोन। जो आपका ग्राउंड लेवल ओजोन होती है, अभी हम इसका कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे आगे डिटेल में, ठीक है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। ये कहाँ से निकलता है, इंडोर डोमेस्टिक अप्लायंसेस से, जो भी हमारे है ना डोमेस्टिक अप्लायंसेस होते हैं वहाँ से आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो निकलता है, ठीक है। तो ये चारों थे आपके प्राइमरी पल्यूटेंट्स हमने देखे, एक तो पर्टिकुलेट मैटर, एक देखा हमने कार्बन मोनोऑक्साइड, एक देखा सल्फर ऑक्साइड, एक देखा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ हिंदी में दिया हुआ है। पर्टिकुलेट मैटर क्या है, इनका यहाँ पे साइज है, ठीक है, जलाने वाली चीज़ों से ये निकलते हैं, ठीक है। इनके जो भी कारण है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, फेफड़ों के रोग जुड़े हुए हैं, हृदय संबंधी रोग जो है वो इससे होते हैं, ठीक है। दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये रंगहीन होती है, गंधहीन भी होती है, स्वादहीन भी होती है, ये सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। तो यह हो गई आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तीसरी देखिए हमने सल्फर ऑक्साइड। सल्फर ऑक्साइड क्या करती है, सल्फ्यूरिक एसिड में बनती है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड बनके और फिर ये अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन को कॉज करती है, एसिड रेन का कारण बनती है, ठीक है। और फोर्थ देखा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी निट्रिक एसिड में फॉर्म होती है और ये भी अम्लीय वर्षा का कारण बनती है, ठीक है। ये चारों तरीके के प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हमने देख लिए। अगले हैं हमारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो पॉल्यूटेंट जहाँ पे दो प्राइमरी पॉल्यूटेंट मिलते हैं और कुछ नई चीज़ को, कुछ तीसरा पॉल्यूटेंट को फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में सबसे पहला है फोटोकेमिकल स्मॉग। स्मॉग का एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि फॉग और स्मोक, इन दोनों से मिलके बनता है आपका स्मॉग, ठीक है। अब स्मॉग होता क्या है, व्हेन नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड VOCs, VOCs की फुल फॉर्म क्या है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ से भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया था कि VOC की फुल फॉर्म क्या है, तो VOC की फुल फॉर्म है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। व्हेन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड VOCs रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड फॉर्म स्मॉग। जब नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो प्लस VOC यानी कि आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ठीक है, प्लस आपका जो VOC है, ठीक है, प्लस आपका VOC, ये दोनों जब सनलाइट के प्रेजेंस में जब रिएक्ट करते हैं तो ये स्मॉग को फॉर्म करते हैं, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्मॉग किन दो पॉल्यूटेंट के रिएक्शन से होती है, तो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जब सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो ये स्मॉग को फॉर्म करते हैं, ठीक है। आ गई आपकी दूसरी एसिड रेन यानी कि आपकी अम्लीय वर्षा। ये कैसे फॉर्म होती है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर
एंड फॉर्म सल्फ्यूरिक एंड निट्रिक एसिड एंड कॉज एसिड रेन। अभी मैंने आपको समझाया था, सल्फर ऑक्साइड हमने देखा प्राइमरी पोल्यूटेंट है, नाइट्रोजन ऑक्साइड देखा हमने प्राइमरी पोल्यूटेंट है। तो यहाँ पे यही बोला है कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर। जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब ये पानी के साथ में और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाते हैं और निट्रिक एसिड बन जाते हैं। ठीक है, और निट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड से ही आपकी एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, आपको याद रखना है स्मॉग कैसे बन रही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट से फॉर्म हो रही है स्मॉग। ठीक है, एसिड रेन अम्लीय वर्षा कैसे बन रही है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो आपके ऑक्सीजन और वाटर, पानी और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं और क्या फॉर्म कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और निट्रिक एसिड को फॉर्म कर रहे हैं और इनके फॉर्मेशन से क्या हो रही है, अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन हो रही है। ठीक है, फिर थर्ड है आपका ग्राउंड लेवल ओजोन। ग्राउंड लेवल ओजोन क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्रिएट फोटोकेमिकल रिएक्शन जिससे आपका ग्राउंड लेवल ओजोन होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन करते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना फोटोकेमिकल स्मॉग। ठीक है, कैसे होता है, नाइट्रोजन और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से होता है। तो जब ये फोटोकेमिकल रिएक्शन करते हैं तो उससे ही आपका ग्राउंड लेवल ओजोन भी होती है। ठीक है, और ग्राउंड लेवल ओजोन का कॉज क्या है, मतलब ये क्या इफेक्ट करता है ह्यूमन पे, इरिटेशन टू आईज, नोज, लंग्स एंड थ्रोट। ठीक है, लंग्स डिजीजेस होती है, थ्रोट रिलेटेड डिजीजेस होती है, नोज में इरिटेशन हो सकती है, आंखों में इरिटेशन हो सकती है ग्राउंड लेवल ओजोन से। ठीक है, फिर आता है आपका पैन। पैन क्या है, पैन की फुल फॉर्म भी आपका एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपसे पूछा था कि पैन की फुल फॉर्म क्या है, तो पैरोक्सिकाइल नाइट्रेट। ठीक है, पैरोक्सिकाइल नाइट्रेट जो है वो पैन की फुल फॉर्म है। अब ये पैन क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस VOCs क्रिएट फोटोकेमिकल रिएक्शन जिससे आपका पैन होता है। ठीक है, यानी कि आपका पैरोक्सिकाइल नाइट्रेट जो है वो फॉर्म होती है कैसे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से प्लस वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जब रिएक्ट करता है एक साथ में तो उससे भी आपका पैरोक्सिकाइल नाइट्रेट जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है, इसके क्या कॉजेज है, यानी कि ये क्या कॉज करता है, ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस, सांस लेने से संबंधित जो भी आपकी बीमारियां हैं वो उससे हो सकती है आपकी। ठीक है, अगला है आपका ओजोन। ओजोन गैस क्या है, इट इज़ अ पेल ब्लू कलर गैस, ये आपकी पेल ब्लू कलर की गैस होती है। ठीक है, गुड ओजोन फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर, बैड ओजोन फाउंड इन ट्रोपोस्फेयर विच कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब ओजोन जो है हमारे पास में दो तरीके की ओजोन होती है। ठीक है, ओजोन जो है हमारे पास में O3 हम इसको डिनोट करते हैं, एक होती है हमारे पास में बैड ओजोन, एक होती है हमारे पास में गुड ओजोन। ठीक है, अब हमारे पास में जो एटमॉस्फेयर है ना उसमें काफ़ी सारी परत होती है, काफ़ी सारी लेयर्स होती है। ठीक है, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, मेसोस्फेयर हो गया, थर्मोस्फेयर हो गया, आइनोस्फेयर हो गया, एक्सोस्फेयर हो गया। ये सारी क्या है, ये सारी लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, परत है, लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, पर्यावरण की। ठीक है, अब इन लेयर्स में से ही किसी लेयर में आपकी ओजोन गैस भी उस एक परत में ही रहती है। ठीक है, लेकिन हमारे पास में दो तरीके की ओजोन होती है, यानी कि दो तरीके की परत के अंदर आपकी ओजोन जो है वो प्रेजेंट होती है। एक ओजोन होती है आपकी बैड ओजोन जो हमारे लिए नुकसानदायक है। ठीक है, जिसको हमको क्या करना है, जो हमको है ना बीमारियां दे रही है, हमारे लिए नुकसानदायक है। ठीक है, एक होती है गुड ओजोन जो होनी भी चाहिए। ठीक है, जो हमको क्या करती है, डायरेक्ट जो सनलाइट आती है उससे हमारी स्किन को है ना हार्म होने से, नुकसान होने से रोकती है, तो वो है आपकी गुड ओजोन। एक है आपकी बैड ओजोन। ठीक है, तो जो गुड ओजोन होती है वो आपकी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर होती है। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, अभी मैंने आपको बताया एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारी परतें होती है, काफ़ी सारी लेयर्स होती है, तो एक लेयर का नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में होती है आपकी गुड ओजोन, जो अच्छी वाली ओजोन होती है ना वो होती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। अगेन इट इज़ अ PYQ। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि गुड ओजोन बैड ओजोन कहाँ पे फाउंड की जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में या फिर ट्रोपोस्फेयर में। तो बैड ओजोन तो होती है ट्रोपोस्फेयर में और गुड ओजोन होती है स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, अभी ट्रोपोस्फेयर क्या है, अगेन ये भी आपका एटमॉस्फेयर की एक लेयर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है बैड ओजोन कहाँ पे मिलती है, बैड ओजोन मिलती है ट्रोपोस्फेयर में। गुड ओजोन कहाँ पे मिलती है, गुड ओजोन मिलती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, ये सब कुछ एनवायरनमेंट की परत है, एनवायरनमेंट की लेयर है। ठीक है, तो ऐसे आपकी फॉर्म होती है ओजोन गैस। ठीक है, ये 5 हमने देखे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, फोटोकेमिकल स्मॉग, एसिड रेन, ग्राउंड लेवल ओजोन। ठीक है, पैन, पैरोक्सिकाइल नाइट्रेट एंड ओजोन गैस। ठीक है, हिंदी में भी दिया हुआ है सब कुछ आपका, द्वितीय प्रदूषक, फोटोकेमिकल स्मॉग, अम्लीय वर्षा, ये सब कुछ मैंने अभी आपको हिंदी में इंग्लिश में समझाया है, तो वो का वो ही यहाँ पे हिंदी में भी दिया हुआ है। ठीक है, फिर आपका हो गया है ना
GLO ग्राउंड लेवल ओजोन, ठीक है। फिर हो गया आपका पेरोक्सिकाइल नाइट्रेट और फिर हो गया आपका ओजोन, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा जूम कर देती हूँ इसको। यहाँ पे कुछ मैंने एक्स्ट्रा पोल्यूटेंट्स के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पे हिंदी में भी है, ठीक है। कुछ विभिन्न प्रदूषक के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वेरियस पोल्यूटेंट्स हैं, उनके सोर्स दिए हुए हैं और उनका हेल्थ इफेक्ट क्या पड़ता है ह्यूमन पे वो दिया हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पे पोल्यूटेंट्स के नाम पढ़ने हैं, सल्फर ऑक्साइड है, ठीक है, पर्टिकुलेट मैटर है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इनका सोर्स यानी कि ये कहाँ से एमिट होते हैं, कहाँ से निकलते हैं। तो सल्फर ऑक्साइड थर्मल पावर प्लांट से निकल रहा है, इंडस्ट्री से निकल रहा है, व्हीकल से निकल रहा है, ठीक है। और इसका ह्यूमन की हेल्थ पे क्या इफेक्ट है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, थ्रोट इरिटेशन हो रहा है, आंखों में इरिटेशन हो रहा है, ठीक है, एलर्जीज हो रही है, ठीक है, लंग्स से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो रही है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो आपको इन सभी पोल्यूटेंट्स को पढ़ना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आपको काम दे रही हूँ मैं। इन सभी पोल्यूटेंट्स को आपको पढ़ना है, इसमें समझना कुछ नहीं है, 3 चीज़ें देखनी है। सबसे पहला पोल्यूटेंट का नाम क्या है, सल्फर ऑक्साइड, पर्टिकुलेट मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, स्मॉग, सब कुछ इंग्लिश में भी दिया हुआ है। इंग्लिश वाले बच्चे इस टेबल से पढ़ लेना, हिंदी वाले बच्चे इस टेबल से पढ़ लेना। सल्फर ऑक्साइड हो गया आपका, पर्टिकुलेट मैटर हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, धुंध हो गया, ओजोन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया। सब कुछ हिंदी में भी दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, ठीक है। करना क्या है, आपको सभी पोल्यूटेंट्स के नाम पढ़ने हैं, प्रदूषकों के नाम पढ़ने हैं, फिर उनका सोर्स देखना है। सोर्स क्या है उनका, आपको देखना है कि वो कहाँ से निकलते हैं, उनका स्रोत क्या है वो आपको देखना है। और तीसरा, स्वास्थ्य पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, ह्यूमन के ऊपर क्या इनका इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है। ये तीनों ही चीज़ें आपको देखनी है और आपको रटनी नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी दिमाग में रखनी है इनको, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ओजोन कहाँ से निकलती है और इसका ह्यूमन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर मरकरी जो है वो कहाँ से निकलता है और इसका ह्यूमन की लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। लेड कहाँ से निकलता है, कैडमियम कहाँ से निकलता है, एस्बेस्टॉस कहाँ से निकलता है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको खुद को इस टेबल से देख के और फिर अपने नोट्स के अंदर ऐड ऑन करना है और उसको आप डेली पढ़ते जाओगे तो आपको फिर वो चीज़ें है ना दिमाग में सेट हो जाएगी, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम की इस टेबल से देख लेना, ठीक है। हिंदी वाले बच्चों के लिए भी हिंदी मीडियम की पूरी टेबल गिवन है। ये आपकी पूरी टेबल है इंग्लिश में, ये पूरी टेबल है आपकी हिंदी में। 3 चीज़ें आपको देखनी है, सोर्स, पोल्यूटेंट का नाम और उससे ह्यूमन की लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ रहा है वो, ठीक है। इतना होमवर्क आपको खुद को करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एयर पोल्यूशन में, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, आपकी जो एयर की क्वालिटी है वो उसकी क्वालिटी कैसी है, जो आपकी एयर की जो क्वालिटी है वो उसकी क्वालिटी कैसी है, एयर की क्वालिटी अच्छी है, खराब है, कैसी है, ठीक है। CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, कंट्रोल बॉडी जो है, इसने आपके एयर क्वालिटी इंडेक्स को शुरू करवाया था, डेवलप करवाया था, ठीक है। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 पोल्यूटेंट है हमारे पास में, 8 प्रदूषक है और 6 आपकी कैटेगरी दी हुई है कलर्स की, ठीक है। यानी कि क्या है अभी समझाती हूँ। 8 पोल्यूटेंट्स के नाम आपको याद रखने हैं सबसे पहले तो, और 6 कैटेगरीज को आपको याद रखना है एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर। 8 प्रदूषक कौन कौन से हैं, पर्टिकुलेट मैटर 10, पर्टिकुलेट मैटर 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया एंड लेड, ठीक है। सारे नाम हिंदी में भी दिए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन हिंदी में भी ओजोन, मीथेन, ये सब कुछ ही रहने वाले हैं, अच्छा है ना। सब कुछ आपका हिंदी में भी यही सेम नाम ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलेट मैटर 10 हो गया, पर्टिकुलेट मैटर 2.5 हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, 4th आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, 5th आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, 6th ओजोन हो गया, 7th अमोनिया हो गया, ठीक है। और 8th आपका लास्ट लेड हो गया। तो 8 आपके प्रदूषक है, आपके 8 पोल्यूटेंट्स हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर, ठीक है। 6 आपकी कैटेगरीज दी हुई है कि एयर की जो क्वालिटी होती है उसके 6 कैटेगरीज के अंदर है ना डिवाइड किया गया है पूरी एयर की क्वालिटी को। यहाँ पे डायग्राम है हिंदी का, यहाँ पे डायग्राम है इंग्लिश का, ठीक है। अब सबसे पहले अगर 0 से 50 लेवल की एयर क्वालिटी है तो उसको हम बोलते हैं गुड लेवल की एयर क्वालिटी है, ठीक है। 51 से 100 लेवल की अगर एयर क्वालिटी है तो उसको हम सेटिस्फैक्ट्री बोलेंगे, संतोषजनक बोलेंगे। 101 से 200 तक है तो उसको मॉडरेट बोलेंगे, 201 से 300 तक है तो उसको पुअर बोलेंगे, 301 से 400 तक है तो उसको वेरी पुअर बोलेंगे, और 401 से 500 तक अगर आपकी एयर क्वालिटी है तो उसको हम सीवियर बोलेंगे, यानी कि गंभीर बोलेंगे। यहाँ पे सब कुछ हिंदी में दिया हुआ है, आपको इनको याद रखना है कि
200 से 300 तक हम क्या बोलते हैं, पुअर बोलते हैं। 0 से 50 हम गुड बोलते हैं। 300 से 400 वेरी पुअर बोलते हैं। तो आपको इसको याद रखना है 0 से लेकर पूरी 500 तक, ठीक है। 0 से 50 किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं। 51 से 100 किसको बोलते हैं, 100 से 200 किसको बोलते हैं, ये सब कुछ आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको अलग अलग कलर्स भी दिए हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे। सबसे ऊपर जो गुड वाला है, अच्छी वाली जो इंडेक्स है, यहाँ पे ग्रीन कलर है, ठीक है। फिर लाइट ग्रीन कलर है, फिर थोड़ा येलोइश कलर है, फिर ऑरेंज कलर है, फिर रेड कलर है, और फिर वेरी डार्क जो रेड होता है वो कलर है, ठीक है। तो अलग अलग क्वालिटी के अनुसार आपको अलग अलग कलर भी दिए हुए हैं। तो आपसे कलर भी पूछ लेते हैं कि बताओ येलो कलर किसको डिनोट करता है। तो येलो कलर जो है वो आपका मॉडरेट लेवल को डिनोट कर रहा है। पूछ सकते हैं कि भाई जो आपका डार्क रेड कलर है वो किसको डिनोट करता है, वो है ना सीवियर को, यानी कि गंभीर को डिनोट करता है। तो आपको कलर्स भी पता होने चाहिए। तो ये 6 लेवल दिए हुए हैं, 6 कैटेगरीज हैं और 8 प्रदूषक हैं, 8 पोल्यूटेंट हैं। कौन कौन से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर याद रखनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। हमारे पास में काफ़ी सारी ग्रीन हाउस गैसेस भी है। तो हमको मेजरली 6 ग्रीन हाउस गैसेस को पढ़ना है। ओजोन, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाटर वेपर्स, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन आर द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग गैस टू ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक योगदान देने वाली गैसेस है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका PYQ है। जितने भी PYQs है मैंने आपको कितने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बता दिए इस एक ही टॉपिक से, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे काफ़ी क्वेश्चंस आपने खुद ने भी अगर प्रैक्टिस करी होगी तो आपने देखे होंगे, ठीक है। तो ये 6 आपकी ग्रीन हाउस की गैसेस है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इनको भी लर्न करनी है। 8 किसके अंदर है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में पोल्यूटेंट है। 6 गैसेस कौन सी है, ग्रीन हाउस गैस के अंदर है, ठीक है। इनको आपको लर्न करना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है एयर क्वालिटी, है ना, एयर पोल्यूशन में ही। ये आपका लास्ट टॉपिक है एयर पोल्यूशन का, ठीक है। फिर हम वाटर पोल्यूशन शुरू करेंगे। एयर पोल्यूशन का हमारा अगला टॉपिक आता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है, हम ग्रीन हाउस गैसेस का देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। यहाँ पे आपको हिंदी में भी दिया हुआ है स्लाइड, ठीक है। अब हम ग्रीन हाउस गैसेस का देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल क्या होता है, हम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 2 चीज़ों के आधार पे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैस जो है, कौन सी गैस कितने ज़्यादा लंबे समय तक पर्यावरण में यानी कि एनवायरनमेंट में रह सकती है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि कौन सी गैस ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, गैसेस को एब्जॉर्ब कर सकती है, ठीक है। हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम मानते हैं बेस, ठीक है। कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो है उसका, है ना, लेवल है 1 और इसलिए हम इसको मानते हैं बेस। कार्बन डाइऑक्साइड को हम बेस मानते हैं और इसके आधार पे जितनी भी आपकी बाकी गैसेज है ना, मीथेन, निट्रियस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को हम बेस मानते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या है, 1 है। मीथेन का 25 है। फिर निट्रियस ऑक्साइड का 265 है। फिर, है ना, 10,200 है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, 12,400 है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का, 23,500 है सल्फर हेक्साफ्लोराइड का, ठीक है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का सबसे ज़्यादा आपका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा, है ना, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कौन सी गैस का होता है, तो वो होता है आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड का। फिर आपसे एक और ये PYQ पूछा गया था कि, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है उसका, है ना, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितना होता है, तो उसका 1 होता है, ठीक है। हम कार्बन डाइऑक्साइड को ही बेस मान के बाकी सभी गैसेस को क्या करते हैं, नापते हैं, ठीक है। और किस आधार पे नाप रहे हैं, इसका मेजरमेंट जो है वो हम किस आधार पे कर रहे हैं, सबसे पहला तो कि वो जो गैस है वो कितने लंबे समय तक आपके एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में रह पा रही है। दूसरा, ये जो गैसेस है वो कितनी ज़्यादा हीट को, कितने ज़्यादा टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर रही है अपने अंदर, ठीक है। इन सभी के आधार पे हम इन सभी गैसेस को नापते हैं। तो आपको इनको इसी सीक्वेंस में याद करना है। सबसे पहले सबसे कम है कार्बन डाइऑक्साइड का, फिर उससे ज़्यादा है मीथेन, उससे ज़्यादा है निट्रियस ऑक्साइड, उससे ज़्यादा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और फिर है आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है आपका किसका, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल आपका सबसे ज़्यादा किसका है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड का, ठीक है। आपको इस टेबल को एज इट इज़ इसी सीक्वेंस के अंदर याद रखना है, ठीक है। हिंदी में भी दिया हुआ है ग्रीन हाउस गैसेज, यहाँ पे दी हुई है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका है 1, फिर मीथेन है, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है। और फिर आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड है जिसका 23,500 सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है हमारा जो एयर पोल्यूशन है वो कंप्लीट,
जो आपका ग्रीन हाउस गैसेज है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हो गया, एयर क्वालिटी इंडेक्स हो गया, प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। टेबल भी दे दी है, उस टेबल को आपको होमवर्क खुद से करना है, ठीक है।